हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कत्यायन की बुक है उसको जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखी है। जो लोग भैया वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो को देख लीजिए। कल की जो टॉपिक थी हमारा जो कंप्लीट हुआ था वो था आपका रॉक्स एंड रॉक्स के बारे में, यानी कि चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें थी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीनों चट्टानें हो गई, किस तरह से बनती हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब हो चुका है। आज हम बात करेंगे उनके जो वेदरिंग यानी कि उनका जो क्षरण होता है वो किस प्रकार से होता है वो जान लेंगे। ठीक भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भैया लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया आपका परिभाषा एवं सामान्य परिचय। परिभाषा एवं सामान्य परिचय कह रहा है कि यह प्रकृति में होने वाला एक आवश्यक क्षयकारी भौमिकीय यानी कि जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। क्या है? यह एक आवश्यक यानी कि ये होगा, कन्फर्म ये होता जरूर है, आवश्यक क्षयकारी भौमिकीय प्रक्रिया है। और कह रहा है कि जिसमें भू प्रॉपर्टी का ठोस चट्टान साधारण यौगिक में बदलता है। जिस चट्टान में कॉम्प्लेक्स मिनरल होता है उसका अपरदन ज़्यादा आसानी से होता है। और दिया आपका अम्लीय आग्नेय चट्टानों की तुलना में क्षारीय आग्नेय चट्टान का अपरदन अधिक होता है। यानी कि जो अम्लीय होती है एसिड उसका जो है वेदरिंग कम होता है, लेकिन जो आपका क्षारीय होता है उसका जो है वेदरिंग जल्दी हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि सैंड स्टोन की अपेक्षा लाइम स्टोन ज़्यादा आसानी से अपरदित होता है। सैंड स्टोन की अपेक्षा लाइम स्टोन ज़्यादा अपरदित होता है, यानी कि ज़्यादा इसके इतना जल्दी से जल्दी लाइम स्टोन का जो है वेदरिंग हो जाता है। और कह रहा है कि चट्टानों का यांत्रिक रूप से टूटना वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है। यांत्रिक रूप से टूटना ही क्या कहलाता है? ऋतु क्षरण या वेदरिंग कहलाता है। और कह रहा है कि और इसमें जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन मृदा निर्माण कहलाता है। यानी कि जब आपका चट्टानों का वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने के बाद जो क्रिया होगी, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो चाहे वह जैविक क्रिया हो, दोनों को निर्माण से जो होता है उसी से आपका मृदा का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है भैया, तो ये हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में, यानी कि आपका भौतिक क्षरण क्या है। भौतिक क्षरण क्षण कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। यानी कि ये फिजिकल है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और कह रहा है कि इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। जो फिजिकल वेदरिंग है उसके निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है भैया, पहला दिया आपका हीट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म और ठंडा, यानी कि टेम्परेचर की बात की जा रही है, इसमें तापमान की बात की जा रही है। कह रहा है कि विभिन्न खनिजों का अलग अलग प्रसार व सिकुड़न का तापांक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान की सतह पट्टियों में टूटकर अलग होता रहता है। अलग अलग खनिज का क्या होता है, अलग अलग प्रकार से वो ठंडा गर्म होते रहते हैं, जिसके कारण उनके जो है कई कई सतह में पट्टियों में टूटते रहते हैं। इसी हीट और कोल्ड के माध्यम से टूटते रहते हैं। ठीक है, आगे दिया है आपका फ्रीजिंग एंड थाविंग, यानी कि हिमीकरण और पिघलना। जब बर्फ के रूप में रहेंगे तो पिघल जाएंगे। तो कह रहा है कि जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है और इसके आयतन में लगभग 9% का जो है इजाफा होता है। इसका आयतन कितना हो जाता है? जब कोई जल जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो 9% ज़्यादा भार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो 9% उसका भार बढ़ जाएगा। और कह रहा है कि इसके द्वारा 145 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बल लगता है। 145 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बल लगता है, याद रखना। और कह रहा है कि 1 टन बराबर 116 किलोग्राम। ठीक है, 1016 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम, ये याद रखना। कितना? 1 टन बराबर 1016 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम। फ्रीजिंग एंड थाविंग था हिमीकरण, बर्फ का बनना, इसके बाद पिघलना। कितने जो है बल लगता है? 145 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, आगे दिया आपका ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद। ग्लेशियर्स जिसको आप हिमनद कहते हैं। कह रहा है कि बर्फ में पिसने की शक्ति यानी कि ग्राइंडिंग पावर पाई जाती है। और प्रत्येक 1 मीटर मोटे बर्फ सिल्ली के द्वारा 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का बल लगता है। जो आपकी 1 मीटर मोटी सिल्ली होती है बर्फ की, उससे कितना बल लगता है? तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बल लगता है। ठीक है,
और आगे दिया आपका इरोजन बाय स्ट्रीम्स, यानी कि जल धारा के रूप में जो क्षरण होता है। कह रहा है कि जल की धारा की परिवहन क्षमता उसके वेग के 6 घातांक के बराबर होता है। कितने घातांक के? 6 घातांक के बराबर होता है। और धारा पदार्थ को पाउडर के रूप में चूर्ण कर देती है। समझिए, जब जल धारा क्या है, जल धारा गिर रही है तो जिस पर गिरेगी वो उसको पीसती चली जाएगी, वहाँ से हटता चला जाएगा। तो जब हटेगा तो किसके रूप में हटेगा? वो चूड़ी के रूप में, पाउडर के रूप में हट जाएगा ना। तो यही होता है इरोजन बाय स्ट्रीम, यानी कि जल धारा के द्वारा जो आपका कटाव होता है, ऋतु क्षरण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया है आपका वेव एंड वाइंड, यानी कि तरंग एवं पवन। जो तरंग होती हैं और वायु के द्वारा कैसे होता है। तो कह रहा है कि जब बालू के कण से लदा होता है तब चट्टान को ज्यादा खरोंचता है। जब बालू के कण से लदा होता है, समझिए, जब जो है चट्टान बालू से लदा होगा, बालू 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 से जुड़ा हुआ जब चट्टान होगा तो क्या होगा? तो ये हवा और तरंगे क्या करेंगी? उसको ज़्यादा मात्रा में खुरचने का काम करेंगे, जिससे जो है आपका वेव एंड वाइंड दोनों के द्वारा जो है इसका क्षरण होता है। कह रहा है कि विकास के प्रारंभिक चरण की मृदा, डिजर्ट सॉइल तथा आर्कटिक व अल्पाइन क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से फिजिकल वेदरिंग का परिणाम है। फिजिकल वेदरिंग से विकसित मृदा को स्केलेटल सॉइल कहते हैं, यानी कि कंकाल मृदा के नाम से जाना जाता है। फिजिकल वेदरिंग, भौतिक ऋतु क्षरण या भौतिक क्षरण के द्वारा जो मृदा विकसित होती है उसको हम स्केलेटल सॉइल कहते हैं या कंकाल मृदा कहते हैं। ठीक भैया, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। केमिकल वेदरिंग वो कौन सा था? वो था आपका फिजिकल वेदरिंग। ये है आपका केमिकल वेदरिंग। चलिए जानते हैं केमिकल वेदरिंग किस तरह से होता है। कह रहा है कि इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें आपके 2 चरण होते हैं। कह रहा है कि कुछ निश्चित खनिजों का विलुप्त होना और दूसरा है द्वितीयक उत्पाद का निर्माण। जब कुछ विलुप्त होंगे तो दूसरे का जो है निर्माण होगा, कंफर्म है। और कह रहा है कि सूखा क्षेत्रों में जल की कमी के कारण तथा आर्कटिक व अल्पाइन दशाओं में निम्न ताप के कारण रासायनिक अपरदन न्यूनतम होता है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ताप निम्न होता है, जैसे कि आपका आर्किट हो गया है, अल्पाइन दशाओं में, वहाँ पर जो ताप निम्न है तो क्या होता है? अपरदन कम होता है। ठीक है, ये बात रखना। अब बात करते हैं सिंपल सॉल्यूशन में किस तरह, क्योंकि ये केमिकल सॉल्यूशन है तो सिंपल सॉल्यूशन में कैसे होता है। ये H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या बनता है? अब क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, कह रहा है कि वर्षा एवं ठनकने के समय अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वर्षा जल में घुलकर साधारण घोल तैयार करती है। कार्बोनिक अम्ल व अन अम्लीय घोल का प्रभाव घुलने वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेशन यानी कि कार्बोनेशन या फिर कार्बोनेटीकरण। CaCO3 से क्या बनेगा आपका? फिर क्या होगा? तो आपका CaSCO3 का होल ट्वाइस बनेगा, जिसमें आपका कैल्साइड और बाइकार्बोनेट लिस्ट निकलता है। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह से बने बाइकार्बोनेट मिट्टी के निचली तहों में चले जाते हैं, जहाँ CO2 मुक्त हो जाती है और आघूलन CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप जमा हो जाता है। CaCO3 के दाने के चारों ओर उत्तरोत्तर अवक्षेप के फलस्वरूप यह नोडुल्स बन जाता है। कह रहा है कि ऐसे लाइम नोडुल्स को कंकड़ कहा जाता है। जो CaCO3 के अवक्षेप जमा हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कंकड़ कहा जाता है। और इसका निर्माण उच्च क्षेत्रों में, जैसे कि आपको ट्रॉपिक्स में प्रायः पाया जाता है। दक्षिण भारत की अधिकांश लाल मिट्टी की सतह में 1 से 2 फीट की गहराई पर, काली कपास मिट्टी 3 से 4 फीट गहराई पर कंकड़ नोडुल्स पाए जाते हैं। जो आपके लाल मिट्टी होती हैं उनमें लगभग 1 से 2 फीट गहराई तक आपका क्या पाया जाता है? आपका कंकड़ नोडुल्स पाए जाते हैं। और काली मिट्टी में आपके लगभग 3 से 4 फीट गहराई तक आपके कंकड़ नोडुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपको ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कह रहा है कि इसके द्वारा मुख्य रूप से Fe2+ यानी कि आयन प्रभावित होता है। Fe की क्रिया जैसा O3 सिलिका से होती है तो आपका 3H2O+O से होता है तो FeOH और 2SiO2 निकलता है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण से आयरन पायराइड एवं मार्केसाइड का परिवर्तन हाइड्रिक फेरिक ऑक्साइड में एवं सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, ऑप्शन कह रहे हैं, जिसमें आपका 2Fe2+7H2O+15O से
जो है क्रिया होगी तो आपकी FeOH का होल ट्राइड प्लस 4H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है भैया। और CaCO3 की उपस्थिति होने पर H2SO4 की प्रतिक्रिया पर जिप्सम बनता है। H2SO4 क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसमें तो H2SO4 बनेगा। ठीक है, H2SO4 की क्रिया करने के बाद जिप्सम आपका बनता है। आगे बात करते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन। अपचयन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा, क्या होगा, Fe2O3 प्लस H2 होगा और 2FeO या H2O निकल जैसे आपका हेमेटाइट हो गया। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यह रासायनिक अभिक्रिया आर्द्र क्षेत्र में होती है, जहाँ पर क्या होता है कि 2FeO3 प्लस 3H2O के साथ क्रिया करके क्या बनता है, 2FeO3 प्लस 3 H2, यानी कि हेमेटाइट की क्रिया होती है। हेमेटाइट भी पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है, लिमोनाइट पाया जाता है येलो मिट्टी में। ठीक है, ये बात याद रखना। और हाइड्रेशन के फलस्वरूप जो है इसका, हाइड्रेशन के फलस्वरूप आयतन बढ़ता है। आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। बायोलॉजिकल वेदरिंग्स, जैविक अपघटन। कह रहे हैं कि जोफे के अनुसार, जोफे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था, फिर आपके सॉइल साइंस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया थे जोफे के अनुसार कि इसेंशियलिटी इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग्स बाय बायोलॉजिकल एजेंसीज। ठीक है, जो दोनों को कन्वर्ट करे उसी को ही जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। कह रहा है कि यांत्रिक रूप से चट्टान के टूटे कणों पर सर्वप्रथम मॉसेस एवं लाइकेन जैसे निम्न वर्गीय पौधे उगते हैं। जब आपका फिजिकल वेदरिंग होगा, हाँ फिजिकल वेदरिंग होगा तो क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग में होता है कि जब आपका वेदर होगा तो वहाँ पर कौन कौन सी पौधे उगते हैं, तो मॉसेस और लाइकेन पौधे उगते हैं। और पादप जड़ छिद्र एवं दरार को बढ़ा देता है। क्या होता है, जब उसमें जो है पौधे उग जाते हैं तो क्या करता है, पादप जड़ बढ़ा देता है, छिद्र बढ़ा देता है और दरार को बढ़ा देता है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। केचुआ व अन्य कृषि मिट्टी में बिल बनाते हैं और मिट्टी को उलटते पड़ते रहते हैं। चूहा एवं खरगोश भी ऐसा करते रहते हैं। जैविक अपघटन में बायोलॉजिकल भाग मतलब बिना किसी जीव के नहीं होगा, यह बात रखना। जैविक उपकरण किसी जीव के द्वारा जो है आपका सॉइल फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, और इसको जोफे के अनुसार बताया गया था, इन्होंने बताया था कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो दोनों के द्वारा होता है, चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो। ठीक है, ये बात याद रखना। और कह रहा है कि खनिज उच्छेद का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मिनरल प्रोफाइल, जो आपकी विकास किस तरह से होती है। कह रहा है कि खनिज उच्छेद का विकास मुख्यतः मिट्टी में जल की गति के कारण होता है। 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। किस तरह की, कह रहा है कि आर्द्र दशाओं में लीचिंग के फलस्वरूप कुछ अवयव या तो निचली सतह में जमा हो जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से बह जाते हैं। एक हो गया। दूसरा कह रहा है कि शुष्क दशाओं में सूखा के कारण विभिन्न गहराई में पदार्थ जमा हो जाता है। जहाँ पर एरिड एरिया होते हैं वहाँ पर सूखे के कारण क्या होता है, गहराई में आपका पदार्थ जमा हो जाता है। ये भी याद रखना, जिसके कारण क्या होता है, आपकी वेदरिंग होने लगती है। और कह रहा है कि अवैध अधोमृदा यानी कि सब सॉइल सतह में जल का बहाव कठोर सतह के ऊपर सिर्फ क्षैतिज होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके कारण जो है खनिज उच्छेद का विकास होता है, यानी कि मिनरल प्रोफाइल का विकास होता है। ठीक है भैया, तो आपकी ये थी यहाँ तक की बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, यानी कि खनिज उच्छेद के बारे में। आगे बात करते हैं, आगे दिया आपका भूपर्पट का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसमें दिया है आपका पहला नंबर दिया है, इसके बाद एलिमेंट तत्व दिया है और परसेंट कितने परसेंट जो है उसमें पाई जाती है सिलिका, तो सॉरी कितने परसेंट उसमें पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, यानी कि भूमि की परपट्टी पर कितने परसेंट जो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है आपको 49.2%, सिलिकॉन पाया जाता है 25.67%, एल्युमिनियम पाया जाता है 7.5%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और आयरन पाया जाता है 4.71%, कैल्शियम पाया जाता है 3.39%, मैग्नीशियम पाया जाता है 1.93%। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब जो है आपके भूप्रकृति पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व थे जिनका परसेंटेज पाया जाता है। ज़्यादातर आपका ये एल्युमिनियम पूछता है कि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है, तो 7.5% पाया जाता है। ठीक है, और लोहा कितना पाया जाता है, 4.71% पाया जाता है। ऑक्सीजन 49.2, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका पृथ्वी में, ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि
ओ पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये छः तत्व आपके मेन होते हैं जो कि आउटर में होते हैं, बाहर की ओर। ओ पपड़ी मतलब बाहर। ठीक है, तो यहाँ तक भैया आपका सॉइल वेदरिंग कंप्लीट हुआ। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। और हाँ, अगर किसी को पीडीएफ भी चाहिए तो एक बार कमेंट में यस लिख कर सेंड कर दीजिएगा, जिसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, टेलीग्राम का या व्हाट्सअप का। उस पर जो है आप लोग जुड़कर पीडीएफ को ले लीजिएगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।